चलिए खैर, बात करते हैं हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, और पॉलिटी में आज हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जुडिशरी में पढ़ लिया था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आपके बसते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, वो कभी देखा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, क्लियर? तो अरे थोड़ी सी मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे संविधान के भाग 3 पार्ट 3 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। भाग 3 में भी अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है ये? आर्टिकल 12 से 32 कौन बोला? आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक इसका जिक्र किया गया है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, 12 से लेकर के अगर हम देखें 32 तक तो जिक्र है सिविलियंस के बारे में, और 33, 34, 35 को अगर देखें तो वो फिर बात आती है वो सेना और मिलिट्री, इनसे रिलेटेड है वो, है ना, कि किन लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, या किन को जो है संगठन बनाने का और आपका धरना वगैरह करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो वो सारी जो रोक जो बताई गई हैं कि फंडामेंटल राइट्स पर किन किन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है, वो बात है 33, 34 और 35 में। क्योंकि सेना को ये सारे अधिकार जो आर्टिकल 19 है, काफ़ी सारे आर्टिकल 19 प्राप्त नहीं है सेना को, जैसे कि प्रदर्शन करने का अधिकार, सभा सम्मेलन का अधिकार, ये सारे अधिकार कुछ ऐसे हैं जो सेना को प्राप्त नहीं है। विज्ञापन का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, ये सेना को प्राप्त नहीं है ना। सेना हो गए और ऐसे कुछ विभाग, खुफिया एजेंसीज, है ना, जो इसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये सब अब आईबी के लोगों को ये सब नहीं दिए गए, सेना को नहीं दिए गए। पता चले सेना प्रदर्शन करने लग जाए, जिस समय बिल्कुल से युद्ध चालू हो जाए कि हमारी डिमांड पूरी करो, नहीं युद्ध नहीं लड़ रहे, प्रदर्शन चालू कर दिया, तो ऐसे विभागों को नहीं दिए गए। वो 33, 34 और 35 में उसकी बातें हैं। ठीक है, 12 से लेकर के और 32 तक, 12 to 32 ये सिविलियंस को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, 33, 34, 35 में मिलिट्री वगैरह से संबंधित है, जहाँ पर सैन्य शासन लगा होगा, है ना, मार्शल लॉ, वहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं होते। तो ये सारी बातें वहाँ देखेंगे। खैर, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स है, अमेरिका का बिल ऑफ राइट है, यही जो बिल ऑफ राइट्स है, यही इसी को कहा गया है भारत में फंडामेंटल राइट। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लॉज है बिल ऑफ राइट्स, उसे बिल ऑफ राइट्स से ही हमने अडॉप्ट किया है अपना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें, जैसे कि थोड़ा सा पहले हम लोग फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आखिरकार क्या है ये मौलिक अधिकार, किसे कहेंगे हम मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार आखिर हम किसको कह सकते हैं भाई? एक टर्म होता है मौलिक अधिकार और एक टर्म होता है मानव अधिकार। एक टर्म है मौलिक और एक है मानव अधिकार। ये फंडामेंटल राइट, ये ह्यूमन राइट। नहीं तो ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट का वैल्यूएशन हो रहा है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वो तमाम, तो क्या है, मानव अधिकार के लिए काम करते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट और मानव अधिकार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके नज़रों में? अपने अपने शब्दों में बताओ ना, क्या डिफरेंस हो सकता है मौलिक अधिकार और मानव अधिकार का? पंडित जी, मैं ज़रा कान खोल लूँ। हाँ, अब बताओ। ठीक है, ठीक। मानव, देखिए मानव अधिकार फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से कहीं व्यापक संकल्पना है। मानव अधिकार फंडामेंटल राइट से यानी मौलिक अधिकार से कहीं व्यापक संकल्पना है। कैसे भाई? फंडामेंटल राइट तो व्यक्तियों के जो अधिकार है उसकी रक्षा कर रही है,
तो किससे रक्षा कर रही है? राज्य से, किसी व्यक्ति विशेष से, यानी कि राज्य के द्वारा प्रदान की गई गारंटी है, राज्य के द्वारा दी गई गारंटी है क्या? फंडामेंटल राइट। लेकिन ह्यूमन राइट का मतलब क्या है कि अगर मानव है, उसके मानव होने के लिए जो उसको अधिकार मिले हैं, मानव को मानव होने के लिए जो अधिकार मिले हैं वो क्या है? वो है मानव अधिकार। जैसे कि किसी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। फिर सम्मान पूर्वक जीना क्या है? इसको हम फंडामेंटल राइट ना कह सकते, इसको हम कह सकते हैं कि मानव अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति मानव है तो उसके मानव के रूप में अगर उसको जीना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? उसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हो, ठीक है ना? उसके ऐसे उसको अधिकार प्राप्त हो जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हो, वो क्या होगा? मानव अधिकार। मतलब मैं क्या कहता हूं, कहीं व्यापक संकल्पना है मानव अधिकार, ठीक है ना? फंडामेंटल राइट उससे काफी नीचे की संकल्पना है। फंडामेंटल राइट जो राज्य है, वो राज्य इसकी गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन देता है? राज्य देता है। ये कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। लेकिन जो मानव अधिकार है क्या है? ये किसी व्यक्ति के मानव होने के लिए, किसी व्यक्ति के मानव होने के लिए जो इसको अधिकार मिले हुए हैं वो है मानव अधिकार। कहीं व्यापक संकल्पना है, ठीक है? दूसरी चीज, तो मैं तो दरबार करने लग जाते हो किसी के नजदीक चले गए तो, ठीक है? मानव होने के लिए दूसरा क्या है? हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है भाई, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये मानव अधिकार प्राप्त ना हो तो उसका जीवन तो बिल्कुल जानवर जैसा ना हो गया, है ना? तो हम देखते हैं जैसे कि जो कैदी हैं, वो कैदी तो बाद में है, पहले तो मानव है ना। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको 2 दिन बाद हो रही है किसकी सजा? फांसी की सजा होने वाली है। उसके बावजूद अगर वो बीमार हो गया तो भी उसकी इलाज कराई जाएगी, भले ही कितना भी पैसा लगे, फिर भी उसको अरे 2 दिन बाद उसको फांसी होनी तो जरूरी है, उसको जो है बेहतरीन खाना खिलाओ, बटर चिकन खिलाओ। 2 दिन बाद तो वैसे भी फांसी उसको हो ही जानी है, कुछ भी खिला दो। तो ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कैदी तो वो बाद में है, और वो कैदी होने के लिए जो उसके अधिकारों का उल्लंघन यानी छीन रहे हैं उसके अधिकार, या फिर जो भी प्रोसेस है वो उसको कहाँ से मिल रहा? मौलिक अधिकार से, है ना? लेकिन कैदी होने से पहले वो क्या है? एक मानव है। तो इसलिए उसके मानव होने के लिए जो उसका नैसर्गिक अधिकार है वो क्या है? उसको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मानव होने का अधिकार ना तो किसी ने उसको दिया है, किसी व्यक्ति ने, इसलिए वो व्यक्ति उसको अधिकार को छीन भी नहीं सकता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मानव है तो उसको मानव अधिकार मिले, भले ही वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। इसलिए हम देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह कुछ संस्थाएं वो क्या करती हैं, हमेशा जो है दौरा करती रहती है जेलों का, जेल में कैदी की कंडीशन कैसी है, ठीक है? कोर्ट भी आदेश तमाम बार देते रहती है जेलों को निरीक्षण करने की, जेलों में कैसा अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सफाई है कि नहीं है, स्वच्छता है कि नहीं है। क्यों? तो कैदी वो बाद में है, पहले तो मानव है, ठीक है ना? चलिए, तो समझ गए ना मानव अधिकार क्या है? तो ये हो गया मानव अधिकार, यानी कि उसको सम्मान पूर्वक, व्यक्ति के सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। इस सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार में सारा कुछ शामिल होगा, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतरीन खाना, ठीक है, सैनिटेशन, उसका स्वास्थ्य, हर चीज़, ठीक है। भले ही 2 दिन बाद फांसी होने वाली, लेकिन अगर उसको वो कैंसर का पेशेंट है तो उसका इलाज कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मानव होने के कारण उसको ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखें, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही एक अधिकार और होते हैं, सांविधिक अधिकार। जैसे कि ये मौलिक अधिकार है, वैसे एक अधिकार होते हैं सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार, और ये सांविधिक अधिकार क्या है? ये सरकार ने कानून बना करके अधिकार दे दिए। ये जो मौलिक अधिकार है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारे संविधान ने दिए हैं। संविधान में उनको अमेंडमेंट करके बाकायदा उनको लिखा गया है, तो वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट की स्टडी में उनको रखा गया। लेकिन सांविधिक अधिकार क्या है? सांविधिक अधिकार ये लोगों को सरकार के द्वारा दिए गए हैं, ये भी अधिकार है, लेकिन क्या किया सरकार ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने अपना एक वो पास करके, और वो जो है सरकार ने वो अधिकार दे दिए हैं, ठीक। चलिए, तो इसको हम संविधान मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये क्या है? ये सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार हैं,
सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है? ये सांविधिक अधिकार। जैसे अगर हम बात करें कुछ आर्टिकल्स का यहाँ का अगर जिक्र करें सांविधिक अधिकार से रिलेटेड, तो जैसे कि आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 कहता है कि अगर सरकार किसी भी तरीके की कोई कर का आरोपण कर रही है, सरकार किसी भी तरीके का कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो उसके लिए सरकार को पहले कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अचानक से कह दिया सरकार ने कि जो है कल से हम क्या कर रहे हैं, फलाने जगह पर टैक्स वसूलना चालू करेंगे, इस सामान पर इतना टैक्स बढ़ जाएगा, टोल पर इतना अचानक से टैक्स बढ़ गया, इस रोड से हम टैक्स चालू कर देंगे, है ना। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स अगर सरकार आरोपित कर रही है, कलेक्शन करना है, लगाना है, पोस्ट करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 265 क्या कहता है कि सरकार क्या करेगी? किसी भी तरीके के कर का आरोपण कानून बनाकर करेगी। मतलब ये भी तो एक तरीके से जो नागरिक हैं उनका सांविधिक अधिकार हो गया ना। एक तरह से लोगों को ये भी तो सांविधिक अधिकार हो गया कि सरकार के ऊपर ये बाध्यता है कि पहले वो कानून बनाएगी और कानून बना करके अब सरकार किसी भी तरीके के नए कर का इंपोज करेगी। बेहतरीन, ठीक है। चलो दरवाजे जरा खोलो, शायद थोड़ा बहुत उजेला है, जिसकी उम्मीद तो कम है। उठो एक लोग। अब सब उठेंगे। अभी तक कोई ना उठ रहा था, अब जब मैंने कहा एक लोग उठे तो सब उठ रहे हैं धीरे धीरे। उधर वाली खिड़की भी खोल दो। हाँ खोल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलो मेरी आवाज़ नहीं दे रही है ना? चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड वोर्ड ना देखो, आवाज़ सुनो केवल। ये वाला भी जरा दरवाजा खोल दो, सिर्फ आज आवाज़ सुनो, ठीक। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 200 ये बंद कर लो, कोई मतलब नहीं है, अब केवल आवाज़ सुनो, ठीक है। अब वो कर लेते हैं, उसके बाद लिखवा खो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक लाइट नहीं आ जा रही तो केवल सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं चीज़ें। आर्टिकल 265 ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का अधिकार ही है, लोगों को मिला हुआ है। और कैसा अधिकार मिला है? कानून, मतलब एक तरीके से उसको भी संविधान ने अधिकार दिया है ना लोगों को कि सरकार किसी भी तरीके के कर का आरोपण बिना कानून बनाए नहीं करेगी। पहले कानून बनाएगी तब किसी भी तरीके के टैक्स को इम्पोज करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आर्टिकल 265। अब इसी आर्टिकल 265 में के ही तहत अगर हम देखें तो हम देखते हैं आर्टिकल 300A। आर्टिकल हम 300A को देखें तो आर्टिकल 300A को हम क्या देखते हैं? यही आर्टिकल 265 के ही तो अनुरूप है ये। भाई पहले ये कभी हुआ करता था फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर फंडामेंटल राइट्स इसको हटा दिया गया। भाई आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, उसके तहत भी ये क्या था? एक फंडामेंटल राइट के ही अंतर्गत रखा हुआ था। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 31 के तहत भी एक फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार। लेकिन फिर क्या किया गया? सरकार ने इसको वहाँ से हटा दिया और वहाँ से हटाने के बाद इसको एक सांविधिक अधिकार बना दिया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, क्या हो गया? सांविधिक अधिकार हो गया। और इसको आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया। अब क्या है? सांविधिक। तो क्या अब लोगों के पास सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन अब फंडामेंटल राइट वाले जो प्रोविजन है वो नहीं अब लगेंगे इस पे। क्या सरकार ऐसा जबरदस्ती जब चाहे आपकी प्रॉपर्टी लूट लेगी? नहीं, सरकार पहले कानून बनाएगी। सरकार को अगर अधिग्रहण करना है जमीन का तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी और फिर उसके तहत सरकार आपसे जमीन लेगी, मुआवजा देगी, जमीन लेगी। लेकिन आपका वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा कि आप पता चले कि 200 किलोमीटर कोई रोड बनी चली आ रही है और बीच में तुम्हारा 1-200 प्लाट आ गया और तुम कह दो कि हम नहीं देंगे, मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट है और हम नहीं देंगे। अब सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़े? वहाँ से हाईवे को मोड़ना पड़े। तो इससे ये सब समस्याओं के कारण सरकार ने क्या किया? मौलिक अधिकार से ही हटा दिया संपत्ति के अधिकार को और कहाँ रख दिया? आर्टिकल 300A। मतलब अधिकार है अभी भी, लेकिन सांविधिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार सांविधिक से ज़्यादा ऊंचा है ना। संविधिक बना दिया क्योंकि अब कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत ही अब आपकी उस संपत्ति का सुरक्षा मुहैया करेगी सरकार।
और उसमें सरकार ने कह दिया कि ये हमको क्या है, रोड बनाना है, और वो तो जो है सर्वहित की बात चल रही है ना, राष्ट्र के विकास की बात चल रही है, और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में आप बाधक नहीं बन सकते, क्योंकि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र सर्वोच्च है, राष्ट्र आगे है, व्यक्ति के हित उसके सामने कम है। तो इसलिए आवश्यकता क्या पड़ी, मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके सांविधिक अधिकार बना दो। अच्छा, सांविधिक अधिकार बनाने में जरूरी था, अगर बिल्कुल सांविधिक अधिकार ही ना बनाया जाता तो फिर सरकार मनमाना करना चालू कर देती, जब चाहती तब उसकी जमीन छीन लेती। अभी हम देखते हैं ना कि सरकार ने अगर कोई आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया है, कुछ भी है, तो आप स्टे ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, फिर उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगी कि हाँ ये कानून सम्मत तरीके से सरकार ने आपका ज़मीन का अधिग्रहण किया है कि बगैर कानून सम्मत आधारों पर। अगर सरकार ने देखा देखिए हमने एक्ट बनाया, ये हम पूरे कानून सम्मत प्रक्रिया से हमने अधिग्रहण किया है, राष्ट्रहित में अधिग्रहण किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा वो ज़मीन, मुआवजे लिए छोड़िए। बात समझ आ रहा है? तो देखिए आर्टिकल जो 300A है, ये आर्टिकल 300A इसी आर्टिकल 265 को ही पूरकता प्रदान कर रहा है। आर्टिकल 301, ये आर्टिकल 301 भी क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि आप कहीं पर भी व्यापार वगैरह कर सकते हैं, ये व्यापार वगैरह संबंधित है, कहीं भी आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, कानून सम्मत प्रक्रिया से। आर्टिकल 301 भी कहता है ना, कानून सम्मत प्रक्रिया से आप कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी, लेकिन क्या है, कानून सम्मत प्रक्रिया से, ठीक। और उस पर जो भी टैक्स वगैरह है वो आर्टिकल 265 के तहत सरकार लगाएगी, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अगर हम देखें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो लाया गया 1951 में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी यही है कि वयस्क मताधिकार लोगों को दिया गया। वो भी क्या है, वो भी तो एक सांविधिक अधिकार है कि फंडामेंटल राइट है, वो भी एक वयस्क मताधिकार है, ठीक है, वो भी एक वयस्क मताधिकार है। लोगों को कानून के द्वारा दिया गया अधिकार है, ना कि वो आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 ये भी क्या है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करता है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मत देने का अधिकार, ठीक है। ये भी क्या है, कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत है, फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन सांविधिक अधिकार है, मौलिक नहीं है लेकिन सांविधिक अधिकार है, कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। बात समझ आ गई यहां तक, ठीक है। चलिए, ये तो थी कुछ बेसिक बातें। अब अगर हम बात करें, सीधे चले हम आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या कहता है, ठीक है। चलिए, बारिश हो रही है क्या? अरे यार, हैं? रिमझिम बारिश है, चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 12 सही कह रहे हो, आज मतलब मौसम ही नहीं पढ़ाने वाला, आज सब कुछ अलग है, आज मौसम ही नहीं पढ़ाने वाला, आज तो मौसम बढ़िया मस्त, भैया आलू के पराठे खाओ दबा के यहाँ तक, अब मस्त बढ़िया कंबल ओढ़ के फर्स्ट क्लास मस्त जो है कोई वेब सीरीज पूरी निपटाओ। पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, फिर इस बात को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड जरा वेट करो, घर में थोड़ा बोल दो आलू पराठा बनाने को। चलो ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ पर थे? आर्टिकल 12। ये तो मतलब थोड़ा सा बेसिक बातें थी, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है मौलिक अधिकार और क्या ये सब आपका मानव अधिकार हैं, इनसे रिलेटेड। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 12 को, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब कि राज्य की परिभाषा की बात करता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता है कि आखिरकार राज्य है क्या,
भाई देखिए पूरे फंडामेंटल राइट में हम देखेंगे कि राज्य 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 की बात आई है ना, राज्य पर रोक लगाई गई है ना, राज्य से लोगों की रक्षा की बात की गई है। तो आखिरकार ये जो राज्य वर्ड है, ये राज्य वर्ड क्या है, ठीक है, इस राज्य की डिफिनीशन बताई गई है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। तो राज्य की वर्ड मैंने तुम लोगों को एक लाइन में बताई थी कि आम जनता और न्यायपालिका, आम जनता और न्यायपालिका, इसको छोड़कर फिर इनको भी बंद कर दो। आम जनता और न्यायपालिका को छोड़कर सब क्या है, सब राज्य है, स्टेट है। स्टेट से यहां पर मतलब ये स्टेट नहीं है, ठीक है ना, स्टेट से मतलब ये स्टेट नहीं है जो अभी हम लोग प्रदेश जो दिख रहे हैं। यहां पर क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं राज्य या स्टेट का मतलब है राष्ट्र से, ठीक है। राज्य मतलब राज्य के अंदर वो सारे संस्थाएं शामिल होंगी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ राज्य के अंदर कौन कौन शामिल है। तो आम जनता और न्यायपालिका को छोड़कर के सब राज्य हैं, ठीक है। राज्य के अंदर क्या क्या शामिल होंगे, जैसे कि सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य, सरकारी संस्थाएं, LIC, बैंक, NTPC, राज्य, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन NHAI, राज्य। आप क्या करेंगे, मान लीजिए NHAI से आपका कोई विरोध हुआ, आप NHAI के विरुद्ध आप कोर्ट जा सकते हैं। वो भी एक तरीके से क्या है, भारत सरकार से आपका क्या हो रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पर आप जो कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे तो क्या है, फलाने बनाम भारत संघ या फिर NHAI। और NHAI की पैरवी कौन करेगा, भारत सरकार। NHAI की पैरवी कौन करेगी, भारत सरकार, ठीक है। तो यानी कि आम जनता और न्यायपालिका को छोड़ करके बाकी सब क्या है, राज्य। आर्टिकल 12 ये बात करता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 13 में अगर हम देखें, आर्टिकल 13 क्या कहता है, कल लिखवाने क्रम में थोड़ा सा मैं और डिटेल से चीज़ें लिखवा दूंगा इसमें, ठीक है। लिखवाने में मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखवा दूंगा कुछ पॉइंट्स। आर्टिकल 13 क्या बात करता है, आर्टिकल 13 बात करता है पृथक्करणीयता के सिद्धांत की। आर्टिकल 13 क्या कहता है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत। अभी पृथक्करणीयता के सिद्धांत क्या है आर्टिकल 13 में, ठीक है। आर्टिकल 13 में एक तो है पृथक्करणीयता के सिद्धांत, यानी कि ये कहता है कि जिस समय हमारा संविधान लागू हो जाएगा, जिस समय हमारा संविधान लागू हो जाएगा उस समय कुछ ऐसे प्रावधान जो कि पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे कानून जो कि पहले से चले आ रहे हैं, जो कि हमारे संविधान के अनुसार ना हो या लोगों के फंडामेंटल राइट का अगर वो वोल्यूशन कर रहे हों, तो हमारे संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950 के बाद से ही वो अपने आप ही समाप्त मान लिए जाएंगे, शून्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो 13 एक बात और करता है, ये कहता है संसद और विधानमंडल संबंधित, यानी कहा गया है कि अगर कोई कानून ऐसा चला आ रहा है और उस पर अगर फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, वोल्यूशन कर रहा है, तो उस पर संसद और विधानमंडल कानून बनाकर उसको समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 13 के तहत है कि अगर जो है कुछ ऐसा कोई कानून चल रहा है सरकार के द्वारा जो कि फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन कर रहा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसको शून्य भी घोषित किया जा सकता है। तो एक तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत हो गया और दूसरा ये प्रोविजन हो गया। ये किसमें है, आर्टिकल 13 में है। ये आपको ध्यान देना है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि जब हमारा संविधान जब से लागू हो जाएगा तो ऐसे कुछ क्लॉजेस जो कि क्या कर रहे हों, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन कर रहे हों, उसको उसी समय से शून्य घोषित मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक और है ग्रहण का सिद्धांत। एक तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत हो गया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत मतलब जो भी क्लॉजेस फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन कर रहे हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पृथक मान लिया जाएगा। साथ ही में पृथक्करणीयता के सिद्धांत में एक लाइन और बोली गई है कि मान लीजिए कोई कानून है, उस कानून का केवल आधा ही हिस्सा ऐसा है जो लोगों के यानी हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको केवल आधा हिस्सा ही हम क्या कर देंगे, उसके आधे हिस्से को हम रद्द मानेंगे, आधा हिस्सा फिर भी काम करेगा। सपोज दैट कोई एक कानून है जिसमें 2 क्लॉजेज हैं और उसका जो एक क्लॉज है उसके अंदर का वो लोगों के जो हमारे संविधान है उसके दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन कर रहा है, तो उसका एक ही क्लॉज, ये नहीं कि पूरा पूरा कानून ही निरस्त कर दिया जाएगा, एक कानून निरस्त अपने आप मान लिया जाएगा और दूसरा कानून वैसे ही चलेगा। दूसरा मैंने बताया ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत
देखिए क्रम से देखिए, आर्टिकल 12 में तो आपने देख ही लिया राज्य की परिभाषा। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है, ये बात करता है ग्रहण के सिद्धांत की, और ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात करता है कि जब हमारा संविधान लागू होगा उस समय जो पुराने जितने भी कानून चल रहे हैं, जिससे हमारा संविधान लागू कर दिया गया, अब पुराने जितने भी कानून चल रहे हैं अगर वो क्या है हमारे संविधान के अनुसार हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वैसे ही हम रिज्यूम रहने देंगे। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1861, तो आईपीसी हम देख रहे हैं कि क्या आईपीसी नहीं बनाई गई क्या, जो ब्रिटिश काल की आईपीसी वही तो चल रही है। तो यही ग्रहण का सिद्धांत। सीआरपीसी, एविडेंस लॉ, ज्यूरिडिक्शन लॉ, ठीक है, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, ये सब क्या है, ये सब उसी समय से चले आ रहे हैं। प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारे के सारे सब क्या है, ब्रिटिश पीरियड के हैं सारे, ठीक है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ग्रहण का सिद्धांत, और ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत बोल रहा है कि जिस समय हमारा संविधान लागू हो जाएगा उस समय ऐसे कानून जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं और वो अगर हमारे संविधान के अनुसार हैं या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का, लोगों के मौलिक अधिकारों का वॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो वो वैसे कि वैसे ही वो रिज्यूम रहेंगे। यानी कि हम उसको क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लिया ना हमने, उसको अडॉप्ट कर लिया। ये कहाँ पर है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में है। दूसरा, पृथक्करणिता का सिद्धांत, जस्ट इसी का क्या किया, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया पृथक्करणिता में कि ऐसा क्लॉज, मान लीजिए आईपीसी है, अब आईपीसी के कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं, आईपीसी के अंदर के कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि हमारे संविधान के अनुसार नहीं है या लोगों की फंडामेंटल राइट का वो वॉल्यूशन कर रही हैं, तो उसको अपने आप ही स्वतः ही उसको निरस्त मान लिया जाएगा। मतलब उसमें भी कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान लागू हुआ कि लागू होते ही संविधान के जो अनुसार जो क्लॉजेस हैं केवल वही आगे चलेंगे, वरना बाकी सबको निरस्त मान लिया जाएगा। उसमें ये नहीं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट बैठे या संसद कानून बनाए तब निरस्त करना, ही निरस्त मान लिया जाएगा। क्योंकि हमने क्या माना, हमने संविधान को ही अपने सर्वोच्च माना है, तो संविधान के अनुसार ही जो चीज़ें होंगी उसको हम अडॉप्ट करेंगे, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। पृथक्करणिता सिद्धांत। तीसरा मैंने बता दिया कि कुछ क्लॉजेस में क्या हो जाएगा कि जो संसद है और जो विधानमंडल है, सपोज दैट कोई ऐसा क्लॉज है जो कि संविधान के अनुसार है, फंडामेंटल राइट का विवोल्यूशन नहीं करा, वो तो रिज्यूम आगे हो जाएगा। लेकिन अगर संसद को लगा कि इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा रूप और चेंज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सुटेबल होगा हमारे लिए, है ना, तो उसमें संसद और विधानमंडल क्या कर सकते हैं, उस क्लॉज को क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसको ग्रहण के सिद्धांत या पृथक्करणिता के सिद्धांत का वॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो ये किसमें, ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत। क्लॉज 1 में ग्रहण का सिद्धांत, क्लॉज 2 में पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और क्लॉज 3 में है कि जो संसद है और जो विधानमंडल है उनको ये अधिकार है, संसद और विधानमंडल को, कि अगर वो चाहें तो ऐसे क्लॉजेस को जो कि आगे रिज्यूम हो चुके हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है, करने की आवश्यकता है, तो संसद और विधानमंडल उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि विधानमंडल के अधिकार ठीक है, चलो अधिकार लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत है। ठीक, अब अगर जैसे लिखना होता तो मैं लिखवाने में अभी तुम लोगों को कल एक आध केसों की बात कर दूंगा। जैसे कि एक LIC से संबंधित एक केस आया था 1975 का, तो उस LIC के केस जो है उसमें ये जो ग्रहण का सिद्धांत है और पृथक्करणिता का सिद्धांत है। भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अब ये जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से संबंधित जो भी केसेस आए, उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हुई, वो सब किस में आ जाएगा, राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से संबंधित जो केसेस आए इंपॉर्टेंट, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कल लिख लेंगे उसको। अब देखते हैं आर्टिकल 13 के बाद हम देखें आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 में क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, है ना। अब ये तो 12 और 13 तो हो गए, ये तो संविधान की ये भी क्या हो रहे हैं, संविधान ये जो मौलिक अधिकार है उसके एक तरीके से
बेसिक चीज़ें ही बता रहे हैं। 12 ने बता दिया राज्य की परिभाषा और 13 ने बता दिया कि जिस समय हमारा संविधान लागू हो जाएगा उस समय क्या क्या क्लॉजेस इसमें होंगे, है ना। उसी को हम पीछे वाली जैसे आईपीसी सीआरपीसी को हमने कंटिन्यू कर दिया, कुछ में अमेंडमेंट कर। अब जैसे कि हमेशा बात चलती रहती है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी कब की है, 1873 की सीआरपीसी और 1861 की आईपीसी। अब ये इसमें जो भी क्लॉजेस है, जो भी प्रोविज़न है, वो है ब्रिटिश काल के। तो उसमें तुम देखोगे हमेशा आईपीसी में पता चला लिखा होगा कि 100 रुपये का जुर्माना या फिर 2 महीने की जेल। तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया कि 100 रुपये का जुर्माना लिखा है या तो 2 महीने की जेल। तो भैया कौन इतना बेवकूफ़ है कि 100 रुपये के चक्कर में 2 महीने जेल जाएगा। 100 रुपये तो कोई भी जमा कर देगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है कब का है, 1860-61 का। उस समय 60-61 में देखिए ना कि उस समय क्या हो रहा था, उस समय 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 1860-61 में 60 में सारा कुछ रेडी हो गया था आईपीसी, ठीक है। 60-61 से उसको फिर मानते हैं, ले उसमें डेट पड़े थे 1860। तो अब बात ये चल रही है कि भैया हमने उसको ग्रहण तो कर लिया, क्योंकि हमारे 13 में बोला था ग्रहण कर लो, हमने ग्रहण कर लिया। लेकिन अब आवश्यकता आ गई कि उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो जब संशोधन किया जाएगा तो आर्टिकल 13 क्लॉज का 3 वही चीज़ तो ये बोल रहा है कि अगर संसद को ये आवश्यकता लगे कि ये पिछले जो ग्रहण और पृथकरणता है इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो संशोधन कर सकती है। तो जब भी हम संशोधन करेंगे तो हम उसको बेस क्या बनाएंगे, जब भी हमारी पार्लियामेंट संशोधन करेगी आईपीसी और सीआरपीसी में तो बेस बनाएगी 13 क्लॉज 3 को, है ना, ठीक है। इसलिए हमने देखिए ब्रिटिश काल के सारे कानून हमने अडॉप्ट कर रखे हैं इसी क्लॉज के तहत। अब ये तो इसकी संविधान के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई थी। अब जैसे अगर हम बात करें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, प्रॉपर वे में आते हैं सिविलियंस के लिए जो मिले हैं। तो एक सबसे पहले क्या है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, समता समानता का अधिकार है। अब समता समानता में क्या अंतर है, दर्शन शास्त्र की बातें हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 का जिक्र किया गया है। देखने आए कि जो है लाइट तो चली गई है तो क्लास कैसे चल रही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समता का जो अधिकार है, इसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का जिक्र किया गया है, ठीक। अगर हम बात करें जो आर्टिकल 14 है ये क्या कहता है, आर्टिकल 14 दो चीज़ें बताता है। एक विधियों के कानून के समक्ष समानता, एक तो बात करता है, एक तो ये कहता है आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। दूसरा क्या बात करता है, विधि का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है, कानून के समक्ष समानता या विधि के, कानून मतलब विधि है ना, कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या है। अरे कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है, इक्वल है। कानून के नजरों में सब क्या है, समान है, इक्वल है। और दूसरा विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण, यानी सभी को जो विधि है, कानून है, उसका समान संरक्षण प्राप्त है। सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को जो विधि है, कानून है, उसका इक्वल बराबर प्रोटेक्शन प्राप्त है,
ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 की बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आर्टिकल 15 को देखें तो आर्टिकल 15 भी क्या बात करता है, आर्टिकल 15 भी कहता है कि जो सरकार है, सरकार सभी को क्या करेगी, बराबर यानी कि इक्वल रूप से प्रमोट करेगी, यानी कि सबको क्या करेगी, समान रूप से संरक्षण देगी, समानता का अधिकार देगी आर्टिकल 15 के अंतर्गत, यानी कि कानून के नज़रों में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम आरक्षण की जब हम चर्चा करेंगे तो उस आरक्षण या रिजर्वेशन में हम लोग इसी आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 की हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 ये भी बस यही है कि जो लोग हैं, लोगों को कानून के समक्ष क्या मिले, समानता का अधिकार मिले। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। 15 जहां कानून के लिए बात करता है कि सभी जो नागरिक हैं वो इक्वल होंगे, यानी उनके ऊपर सारे जो भी कानून सम्मत जो प्रक्रिया हैं वो इक्वल तरीके से लागू होंगी। वहीं जो 16 है वो बात करता है कि सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट में इनमें इक्वलिटी हो। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता या छुआछूत का। तो ये भी अस्पृश्यता, ये भी तो एक तरीके से जो समानता है, इस समानता के अधिकार पर रोक लगा रही है। जो अनटचेबिलिटी है वो इस समानता के अधिकार को पूरा होने से रोक रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कानून लाकर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी कि सभी इक्वल, सभी क्या इक्वल। आर्टिकल 17 लॉ ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया। ठीक है, आर्टिकल 18 अब ये उपाधियों का अंत की आवश्यकता क्यों पड़ी, भैया मैं लगा रहा हूं अपने नाम के आगे महामना दीपक सिंह, इनको बोला महाराजा धीराज, क्या नाम है, लोकेश, महाराजा धीराज लोकेश, ये प्रिंसेस सुमन। तो मतलब क्या, सबके नाम के आगे ये सब उपाधियां लगी हुई हैं, गंगई कोट चोलपुरम, है ना। तो ये क्या, ये समाज में इक्वलिटी लाएंगी। अभी कुछ समय पहले आपने एक बड़ा चला था कि जो है गाड़ियों के पीछे जो भी लोग लिखवाए घूम रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब हटाया जाएगा। क्यों, समानता का अधिकार लाने के लिए। ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक वो दिखा रहा है, समाज में एक खाई और गहरी करने का काम कर रहा है। ये कहा गया कि गाड़ियों से सबके गाड़ियों से ही हटवाया जाएगा, जो लोग भी अपने सरनेम को लगा रहे हैं या अपने कास्ट का को लगा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 17 तो हो गया, अनटचेबिलिटी का अंत किया, और जो आर्टिकल 18 उसने उपाधियों का अंत करने का के लिए प्रोविज़न आया। मतलब कि जो भी जिन लोगों को भी ये उपाधियाँ, जो लोग धारण किए हुए, जो लोगों को ये उपाधियाँ मिली हुई हैं, तो समाज में एक इक्वलिटी लाने के लिए, है ना, सभी तबका क्या हो, समान हो, इसलिए उपाधियों का अंत करना आवश्यक था। ये अब राजा की उपाधि, ये महामना, सारी उपाधियाँ समाप्त। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उपाधियाँ धारण की जा सकती हैं, जैसे कि सेना शिक्षा, सेना तो वो तो शिक्षा ही हो गया ना, सेना शिक्षा। ठीक है, अब आप डॉक्टर आप लगा, वो भी तो एक उपाधि है, आप नाम क्या गया, आप डॉक्टर लगा सकते हैं। क्यों, कहा गया कि इससे क्या होगा कि लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, लोग आकर्षित होंगे। नहीं तुम अगर कोई अपने नाम के आगे लगाए हो ब्रिगेडियर सूरज प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, तो आप क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, नाम के आगे ब्रिगेडियर। डॉक्टर कोई लगाए तो आप आकर्षित होते हैं नाम को देख करके, नहीं होते। तो कहा गया कि सेना और जो शिक्षा है इसमें उपाधियां वैलिड रहेंगी, लोग लगा सके, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य जो जनता है देश की, वो क्या हो, वो आकर्षित हो देख करके इन उपाधियों को। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप जितने भी शिक्षा संबंधित उपाधियां आप लगा सकते हैं, सेना संबंधित आप उपाधियां लगा सकते हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण भूषण आपको मिला, तो आप उसको नाम के आगे आप उपाधि नहीं लगा सकते, ध्यान देना इस बात को। कोई आपसे नाम पूछे क्या नाम है तुम्हारा, तो आप बता नहीं सकते कि भारत रत्न लोकेश। वो सरकार ने आपको क्या दिया हुआ है, आपको उपाधि सरकार ने दी है, आपको सम्मान दिया है, ठीक है, वो ठीक है। आप सरकार की नज़रों में आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, भारत रत्न है, आपको टिकट नहीं लिया जाए कहीं भी,
आपसे टोल नहीं लिया जाएगा कहीं भी, आप ट्रेन की मुफ्त यात्रा आप करेंगे, आपको वो सब सुविधाएं हैं सरकार की नज़रों में, लेकिन उसको आप अपने नाम के आगे नहीं लगवाएंगे। अपने सर ने अपने बाहर घर के बाहर नेम प्लेट में आपने लिखवा दिया भारत रत्न। बात समझ आई? तो केवल शिक्षा को छोड़ करके और सेना को छोड़ करके आप बाकी किसी भी चीज़ में आप नहीं लगा सकते, उपाधि धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सम्मान है, ये सम्मान है। सम्मान और उपाधि में अंतर है। वो सम्मान सरकार ने आपको दिया है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन आप उस उपाधि का प्रयोग अपने सरनेम में नहीं कर सकते। क्या हो गया? मतलब वो एक अलग बात है कि हम बताएं कि भारत रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपना नाम बताने लग जाए, सरनेम एज अ सरनेम यूज करने लग जाए, उसको वो नहीं किया जा सकता। केवल शिक्षा और सेना को छोड़ के बस। सेना का आदमी तो अपना नाम बताता ही ना, मेरा नाम कर्नल XYZ है, नहीं होता है ना। चलिए, तो आर्टिकल 18, अरे मुख्यमंत्री पोस्ट है, उपाधि नहीं है मुख्यमंत्री, वो पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह IAS नहीं लगाते, वो भी तो लिखते हैं XYZ नीचे IAS। वो क्या है, वो उसकी पोस्ट है और उसको शिक्षा प्राप्त करके मिली। IAS पढ़ के तुम आकर्षित होते हो, तो उसने पोस्ट लिखी, मुख्यमंत्री पोस्ट है, पोस्ट उसने लिखी कि मैं मुख्यमंत्री हूं, ना कि वो उपाधि लगाई है उसने। नहीं बात समझ आ रही? हाँ ठीक है, नहीं है यही, ठीक है ना। तो वो उसकी पोस्ट है, उसने पोस्ट अपनी बताई हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह। ठीक, चलिए, तो आर्टिकल 15, 16, 15 में विधि के समक्ष समानता तो हुई कि कानून के समक्ष सब समान है। 16 में सभी का सरकारी नौकरी में बराबर का अवसर मिलने की समानता है। 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया 17 में। और आर्टिकल 18 है वो क्या बात करता है? आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। ठीक है, आर्टिकल 17 और 18 हो गए। अब ये ना सोचो कि हो गए, अब ये होंगे, ठीक है, कल क्लास में होंगे। अभी तो ये थोड़ा बहुत इसकी केवल क्या है, मैं एक झलकी दे रहा हूँ, कल ये बेहतरीन तरीके से होंगे। कम से कम हमारा फंडामेंटल राइट्स कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा, है ना। हो सकता है इस वीक पूरा फंडामेंटल राइट सैटरडे तक मैं यही पढ़ा दूँ पूरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आर्टिकल हमने देख लिया, ये क्या देख लिया? समानता का अधिकार देख लिया, इक्वल, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अगला क्या आ रहा है इसके बाद? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ये अपने आप में बहुत विस्तृत है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, ये अपने आप में बहुत व्यापक है ना। अब इसी स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम देखें कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 19 से 22। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। लाइट चाहती नहीं मैं छोड़ दूँ, मैं तो 11 बजे छोड़ने वाला था 10 मिनट बाद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 वाक एवं अव्यक्त का अधिकार, है ना। आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 वाक एवं अव्यक्ति का अधिकार। अब ये तो आर्टिकल 19 तो है वाक और अव्यक्त का अधिकार, लेकिन इसके अंदर भी हम देखेंगे इसके बहुत सारे क्लॉज हैं, और फिर क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉज हैं, और फिर हम बात करेंगे कि जो है ये, अच्छा ये आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत बड़ा, एक पूरा दिन आर्टिकल 19 लेके जाएगा, अकेले पूरा एक दिन आर्टिकल 19 लेके जाएगा। उसमें इतने सारे अंदर हाँ इतने सारे पहले क्लॉजेज हैं, फिर सब क्लॉजेज हैं। तो और उसके बाद इसी में फिर हम देखें ना, प्रसारण का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसी में हम लोग सूचना का अधिकार होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। भैया आप अपने वाक और अव्यक्त का प्रयोग कर ही नहीं सकते,
नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी वाक और अभिव्यक्ति का प्रयोग, जब तक आपको आपकी सूचना तक पहुंचना मुहैया हो जाए। जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन न्यूज़पेपर को पावर कहाँ से मिली हुई है? इसी आर्टिकल 19 से। न्यूज़पेपर्स को पावर कहाँ से मिली है? इसी आर्टिकल 19 से। अगर आपका आर्टिकल 19 का अधिकार आपके पास नहीं है तो आप जो है अपनी बात ही नहीं दे सकते भाई। अगर आपके पास सूचना का अधिकार नहीं, सूचना तक अगर आपके पास पहुंच नहीं है, अगर मान लो तुमको कहीं स्पीच देनी है तो उस स्पीच के लिए आपको सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी ना। बिना सूचना एकत्रित करे आप कहाँ से जो है आप स्पीच दे देंगे? तो वो सूचना तक पहुंच लोगों की निर्धारित हो सके, नागरिक सूचना तक पहुंच सके, क्योंकि वो अपने वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार का उसको प्रयोग करना है ना। इसीलिए जो न्यूज़पेपर्स हैं, इन न्यूज़पेपर्स मीडिया, इनको पावर मिली हुई है सूचना की पहुंच लोगों तक पहुंचाने के लिए। मतलब सूचना को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? या तो सरकार करे, सरकार जो है ये आर्टिकल्स जारी करे, है ना, अपने वेबसाइट में डाले, लोगों को बताए, मोदी जी आए बताएं, है ना। या फिर मीडिया ये काम करेगी सरकार की तरफ से, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी वाक और अभिव्यक्ति के प्रयोग के लिए। ठीक है, आपको विज्ञापन का अधिकार आपको प्राप्त है इसी के प्रयोग के लिए। वाक और आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है ना, एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति में क्या? एक्सप्रेशन। तो अगर आपको अपना एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का प्रयोग करना है, अच्छा, अब आपको अगर अपनी बात किसी दूसरे को बतानी है तो सिर्फ जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बोल के बता सकते हैं, आप अभिव्यक्त करके भी बता सकते हैं, एक्सप्रेस करके। और उस एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। आप लिख करके बता दें, गाना गा के बता दें। नहीं देखिए चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में क्या अभिव्यक्ति का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, बात नहीं कर, लेकिन गाना गा रहा है ताकि उनका मैसेज एक दूसरे को डिले हो रहा है ना, डिलीवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, उनका मैसेज एक दूसरे को डिलीवर्ड हो रहा है। तो आप वाक और अभिव्यक्ति का प्रयोग करने के लिए आप बोल के भी आप अपनी तो वाक का अधिकार तो कर ही सकते हैं, बता सकते हैं। आप अभिव्यक्त करके भी अपनी सूचना दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अभिव्यक्ति में क्या किया जाएगा? जैसे कि प्रसारण करके आप अपनी, मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं इसको प्रसारण कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ ना मैं, तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन का जरिया है अभिव्यक्त करने का। वीडियो को मैं यूट्यूब में डाल दूँ, लेकिन अगर कानून सम्मत प्रक्रिया के आधार पर है वो, यानी कि मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डाल रहा जिसको कानून ने जिसको रोक लगा रखी है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं प्रसारित कर सकता हूँ, मैं विज्ञापन दे सकता हूँ, मैं होर्डिंग्स कटआउट्स लगा सकता हूँ, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे सकता हूँ, है ना। साथ ही साथ जैसे क्या हो गया, प्रदर्शन। और तो कहते हैं प्रदर्शन का अधिकार कैसे है? अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रदर्शन का अधिकार शामिल है अभिव्यक्ति के अधिकार में कि नहीं? मंशा, प्रदर्शन, स्ट्राइक, कैसे? अभिव्यक्ति ही तो है। हम सरकार की नीतियों से हम खुश नहीं हैं तो हम क्या कर देंगे? हम प्रदर्शन नहीं, स्ट्राइक में तो हड़ताल होती है। प्रदर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? प्रदर्शन समझ गया ना? प्रदर्शन एक अलग चीज है, हड़ताल एक अलग चीज है। हड़ताल का अधिकार आपको नहीं मिला, हड़ताल का अधिकार आपको नहीं है। क्या पता चले आप जबरदस्ती भारत बंद करा रहे हैं, लोग की आप दुकान बंद करा रहे हैं। हड़ताल का अधिकार आर्टिकल 19 आपको नहीं देता है, वो कानून सम्मत नहीं है। लेकिन प्रदर्शन का अधिकार वो है आपको, वो दे रहा है आर्टिकल 19, क्योंकि प्रदर्शन का काम ही है आपकी बात को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अशोक लाट पे जाके धरना देके बैठ जाओ, पीछे बैनर लगा, बोल कुछ नहीं रहे, पीछे बैनर लगा, बैठे हो प्रदर्शन पे, अनशन में। तो ये क्या है? ये अभिव्यक्त, सरकार तक आपका मैसेज पहुंचाने का जरिया है, लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का जरिया है प्रदर्शन है। तो जैसे कि सूचना, प्रसारण, प्रदर्शन, ठीक है ना, ये सब क्या है? लेटर लिख करके आप पहुंचा दीजिए, गाना गा के, डांस करके, कैसे भी आप, लेकिन सरकार लेकिन कानून सम्मत प्रक्रिया में। अब ये नहीं कानून के बाहर जाके आप अपने प्रदर्शन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को एक्सप्रेशन के द्वारा। अनशन हड़ताल है या ना, अनशन प्रदर्शन के अंतर्गत आएगा।
हड़ताल का मतलब है कि वो हड़ताल थोड़ा सा ज़्यादा उग्र तरीके से हड़ताल होना, काम नहीं कर रही है वाले, जैसे सर इलाहाबाद में कर रहा है स्ट्राइक। वो सब अनशन है, हम बोल दे रहे हैं स्ट्राइक। वो सब क्या है, वो घेराव कर रहे हैं, है ना, ऑफिस के बाहर बैठे हैं। तो देखो ना, अगर वो उन्होंने प्रदर्शन को हड़ताल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी, उग्र उसको ले गए, तो उसमें पुलिस लाठीचार्ज भी करती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से अगर आप बैठे हुए हैं, आप ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको, आपके पास अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन प्रदर्शन में भी कभी एक क्लॉज ये भी है कि प्रदर्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, संबंधित जो अधिकारी है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले इसका थोड़ा, इसका भी पहले क्या कहता है, एसपी ऑफिस में आप जाते हैं, आप लेटर देते हैं, डीएम ऑफिस में जाते हैं, लेटर देते हैं कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अशोक लाड में कोई जाके इसे बैठ गया, आईएएस या एसपी से उसने नहीं लिया हुआ है, डीएम और एसपी से उसका पहले से परमिशन, तो उसमें पुलिस आपको हटा सकती है। आप जुलूस निकाल सकते हैं, अधिकार है आपका जुलूस निकालना। हाँ, जुलूस निकाल सकते हैं भैया। विपिन रावत जी खत्म हुए तो लोगों ने जुलूस नहीं निकाला, कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च भी तो क्या है, जुलूस ही तो है, ठीक, सब निकाल सकते हैं। हड़ताल का अधिकार नहीं है इसमें शामिल। हड़ताल में से नहीं तमाम लोग कहते हैं भारत बंद, वो हड़ताल है। जबरदस्ती कोई आपकी दुकान बंद नहीं करा सकता। कोई जबरदस्ती आ रहा है बंद करा रहा है दुकान, तो ये आपका अधिकार है कि आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आंदोलन से अब आंदोलन बहुत तरीके के होते हैं जी, शांतिपूर्वक भी होता है, उग्र भी होता है। तो आंदोलन वगैरह के लिए भी आपको पहले संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब चीज़ें। आंदोलन बहुत तरीके का, आंदोलन को हम बहुत व्यापक तरीके से आंदोलन को समझ सकते हैं ना। आंदोलन छोटे भी हो सकते हैं, आंदोलन उग्र भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आपको अधिकार मिला हुआ है, सभा और सम्मेलन का अधिकार मिला हुआ है, भाई वाक और अभिव्यक्ति अधिकार मिला है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या है, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार के ही अंतर्गत है ये सारे जितने भी एक्सप्रेशन के मैंने जरिए बताए, विज्ञापन, प्रसारण, है ना, ये सारी चीज़ें, जुलूस उलूस, ये हर प्रदर्शन वगैरह वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत, यानी कि ये सारी चीज़ें वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरा करते हैं। वहीं पर आरटीआई जो एक्ट आया 2005 का, वो भी, उसको भी पावर कहाँ से मिली है, इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से, वाक और अभिव्यक्ति से, है ना। अगर हम देखें इसी आर्टिकल 19 को, अगर हम और देखें, वाक और अभिव्यक्ति के अलावा और क्या है, भाई वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत है वो सारी आरटीआई सब। अगर हम देखें कि आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति के अलावा और क्या है, तो और है आपको सभा करने का अधिकार है, आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। यानी सभा मतलब अपनी एक पार्टी बनाने का, आप पार्टी बना सकते हैं अपनी, कोई भाई 5-6 लोग मिल जाए और अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। देखो 50 सैकड़ों पार्टियां हैं ना, राष्ट्र एकता परिषद, हिंदू परिषद, ये परिषद, ब्राह्मण एकता, परशुराम सेना, ये वो, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सभा बना सकते, आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं निर्धारित। आप क्या कर सकते हैं, आप सम्मिलित होकर के और उसकी जो भी कार्रवाइयाँ हैं आपकी पार्टी के आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो सब क्या है, बिना शस्त्र के हों वो सम्मेलन और सभाएं, और शांतिपूर्वक तरीके से हों, उतना तक आपका अधिकार है। अगला अधिकार क्या है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाकर के बस सकते हैं, घूम सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, बस सकते हैं। ये भी किसमें शामिल है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही शामिल है। आपका मौलिक अधिकार है कि पूरे देश में आप कहीं पर भी जाकर के बस सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन कानून सम्मत प्रक्रियाओं से। अब जैसे अभी तक आर्टिकल 370 लगा था, तो आप कश्मीर और लद्दाख में नहीं, आप मतलब आप घूमने जा सकते थे, वहाँ बस नहीं सकते थे। आप वहाँ जमीन, भाई बसने का मतलब है वहाँ जमीन खरीद लेना, आप बस नहीं सकते थे। मतलब कानून ने उसमें क्या कर रखा, कानून सम्मत प्रक्रिया, संवैधानिक तरीके से आप पर रोक लगाई गई है। नागालैंड वगैरह में अफस्पा लगा हुआ है, तो आप उस क्षेत्र में आप जाकर के बस नहीं सकते, घूमने जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इनर लाइन परमिट आपको मिलेगी, नागालैंड में जा रहे हैं आप, असम में जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, आपको इनर लाइन परमिट मिलेगी। वहाँ पर आपको बाउंड्री पर आपको इनर लाइन परमिट दिया जाएगा, यानी पास, जैसे दस्ता का प्रयोग करते थे ब्रिटिश, वैसे ही पास, आप उस पास को दिखा के आप इंटर कर जाइए। उसमें दिया रहेगा कि 4 दिन के लिए आपको परमिशन दी जा रही है, अब 4 दिन के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश से वापस निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहते हैं सर ये तो जो है हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो गया ना। आर्टिकल 19 कह रहा है कि पूरे देश के किसी भी राज्य में आप निर्विरोध रूप से, आप निर्बाध रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। तो उसमें ये भी तो दिया है, कानून सम्मत प्रक्रिया से कानून रोक लगा सकती है। तो कानून ने अफस्पा बनाया तो रोक लगाने के लिए, कानून ने रोक लगाने के लिए तो अफस्पा बनाया।
अब अफस्पा, जिस क्षेत्र में अफस्पा लगा उस क्षेत्र में आपको ये जो अधिकार हैं ये लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। साथ ही साथ एक और आपको अधिकार मिला है इसी आर्टिकल 19 के ही तहत। कौन सा अधिकार मिला था आपको? भारत में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार कोई भी व्यापार अपनाने का अधिकार, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड अपनाने का अधिकार। अब कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हैं आजीविका के लिए, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अब तुम गांजा बेचने लग जाओ, है ना, आप जो है ह्यूमन ऑर्गन बेचने लग जाओ, और जब पकड़ लिए तो क्या कह दो कि आर्टिकल 19 ने हमको बोला हुआ है कि आप जो है देश के अंदर कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या कहा जाएगा कि भैया कानून सम्मत प्रक्रिया से आपको बोला गया है कोई भी प्रोफेशन करने के, कोई भी ट्रेड करने, और ये इसकी अनुमति कानून नहीं देती। सुल्तान मिर्जा नहीं कहता है कि मैं वो सारे काम करता हूँ जिसकी परमिशन कानून ना दे, लेकिन वो काम नहीं करता जिसकी परमिशन मेरा जमीर ना दे। तो इसका एक अलग, जब तभी तो पुलिस के पीछे पड़ी है, क्योंकि वो काम वो कर रहा है जिसकी परमिशन कानून नहीं दे रही। बात समझ में? तभी तो पुलिस के पीछे पड़ी थी। तो ऐसे चीज़ों पर रोक कौन लगा सकती? कानून सम्मत प्रक्रिया से आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है जी, ओके। एक इसी में एक और शामिल था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 19 के क्लॉज ऑफ के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार, उसको वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, और वो 300A में चला गया। तो अब पहले तो 7 थे, अब 6 ही बच रहे हैं, वो हम देखेंगे। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, उसमें 19 की हमने बात कर ली। 20 क्या है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या है? हा? जीवन का अधिकार है, से रिलेटेड है पूरा। आर्टिकल 20 क्या है भैया? जीवन का अधिकार। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब इसमें क्या है? आर्टिकल 20 और 21 दोनों बहुत पावरफुल हैं। हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स में देखें तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों बहुत पावरफुल हैं। 20 और 21 में दोनों बहुत पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के जीवन, आर्टिकल 20 जीवन, 21 दैहिक स्वतंत्रता, इनकी बात कर रहे हैं, दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो 20 और 21 हैं, इमरजेंसी के समय, वो चाहे इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगे, 356 के तहत लगे या 360 के तहत लगे, आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहीं जो आर्टिकल 19 है वो भी कुछ ऐसे प्रोविजन है जिस पर उसको समाप्त किया जा सकता है, कुछ पर समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 को समाप्त किया जा सकता है। बाकी अगर स्टेट इमरजेंसी लगे या राष्ट्रपति शासन लगे या फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो उस समय आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा। उस दौरान क्या होगा? देखिए 20-21 तो किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं होंगे, 20-21 किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं होंगे, लेकिन आर्टिकल 19 ही हमेशा पूछा जाता है आपसे कि बताइए राष्ट्रपति शासन के दौरान आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आर्टिकल 19 केवल तभी समाप्त होगा जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए आर्टिकल 352 के आधार पर, यानी कि कोई दूसरा बाहरी देश आक्रमण कर दे, है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? युद्ध चालू हो जाए। भाई किन के आधारों पर आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकते हैं हम? आर्टिकल 352 का प्रयोग किन आधारों पर कर सकते हैं भैया? एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन, आक्रमण, वॉर हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए? वैश्विक महामारी, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। भाई आर्टिकल 352 का जो प्रयोग है, आर्टिकल 352 का प्रयोग आज तो देखो ये स्टार्ट हो ही नहीं पाया, कल से प्रॉपर स्टार्ट होगा। हाँ, आज तो इसके केवल ऐसे ही है। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है आर्टिकल 352, और कहा गया कि 3 आधारों पर आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। कौन कौन से 3 आधार हैं? आक्रमण। अब आक्रमण का मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश की सेना लिए तो तुम्हारे अंदर घुस आए तो उसको मारोगे तुम आक्रमण। बिना अस्त्र शस्त्र के भी कोई व्यक्ति अगर तुम्हारी सीमाओं में घुस जा रहा है, देश की सीमाओं में,
उसको भी एक्सटर्नल एग्रेशन माना जाएगा, बाहर आक्रमण। भले ही वो हथियार लिए कि नहीं लिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं में घुस आया तो उसको एक्सटर्नल एग्रेशन ही माना जाएगा, बाह्य आक्रमण। सिर्फ यही नहीं है कि भारत की इस मेन लैंड में जब कोई घुस आए तभी माना जाएगा, वो भारत के टेरिटोरियल सी में भी अगर घुस आया कोई व्यक्ति, यानी कि इस मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक में भी कोई अगर व्यक्ति घुस आया तो उसको भी हम एक्सटर्नल एग्रेशन मान लेंगे, बाह्य आक्रमण। क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, टेरिटोरियल जो सी है ना, प्रादेशिक सागर है, प्रादेशिक क्षेत्र, इसको भी बिल्कुल उतनी ही तवज्जो मिली जितनी मेन लैंड को। भले ही भी 12 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो क्षेत्र है उसको भले ही हम फिर जो कॉन्टिजियस जोन वाला क्षेत्र है तो उसमें हम नहीं मानेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन, उसमें हम सीमा शुल्क वगैरह वसूल लेते हैं और इंटर कर जाने देते हैं। पर यहाँ पर अगर कोई भी बिना हमारे परमिशन के घुस आया तो हम बिल्कुल वैसे ही मानेंगे जैसे वो हमारे बिल्कुल मेन लैंड में घुस आया हो, मुख्य भूमि के अंदर। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ घुस रहा है हथियार के साथ या विदाउट हथियार, उसको हम मान लेंगे बाह्य आक्रमण। दूसरी चीज क्या है, युद्ध चालू हो जाए, वॉर, ये सीधे वॉर है, युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए, चाइना आक्रमण कर दे, युद्ध की घोषणा हो जाए। इसमें युद्ध की घोषणा नहीं हुई, एक्सटर्नल एग्रेशन में युद्ध की घोषणा नहीं की गई, अचानक से कोई घुस के चलाया हमारी सीमा में, किसी देश की कुछ सिपाही आ गए, आर्मी आ गई, ठीक है, कुछ भी किसी का प्राइवेट प्लेन वो आ गया, फाइटर प्लेन घुस गया हमारी सीमा के अंदर, तो हम इसको एक्सटर्नल एग्रेशन तुरंत मान लेंगे। अब पता चले कि अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, जैसे अभी इस समय गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में इजराइल और अमेरिका का क्या चल रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। और उस युद्ध अभ्यास जब चल रहा था तो पर्शियन गल्फ में, ईरान के बगल में, और ईरान देख रहे हो कि ईरान जो है किरकिरी बना हुआ है अमेरिका के नज़रों में, और अमेरिका के नज़रों में बना है मतलब कि इजराइल, अमेरिका मतलब इजराइल, इजराइल कौन है, अमेरिका का ही तो पोपेट है, ठीक है, अमेरिका का ही पपेट है इजराइल, जो वो बोलेगा वो इजराइल करेगा, जो अमेरिका बोलेगा। तो अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी अपने सीमाओं के अंदर युद्ध अभ्यास चालू कर दिया, और उसने जो उसी तरफ मिसाइलें दाग दी, और ओरिजिनल मिसाइलें, कह रहा है कि हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास में ओरिजिनल मिसाइल नहीं दाबी जाती, कम मारक क्षमता की मिसाइलें दाबी जाती हैं, मान करके कि यही ओरिजिनल है, इस तरीके से उसने कहा कि ओरिजिनल मिसाइलें दाब दी, ठीक है। तो क्या है, उसको खतरा समझ में आया कि मेरी सीमाओं पर ही लोग लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसकी सीमाओं के आसपास से निकल रही हो, मिसाइल्स वगैरह या फिर फाइटर जेट वगैरह जो भी, तो उसने क्या किया, उसके दुकान खड़े होने लाजमी। अब हमारे हिंद महासागर में कोई युद्ध लड़े या युद्ध अभ्यास करे, बंगाल की खाड़ी में करे, अरब सागर में करे, तो हम तो बिल्कुल सचेत होंगे ना कि हमारी सीमाओं के अंदर ना कहीं किसी का मिसाइल घुसाए, कोई किसी का फाइटर जेट। तो अगर हमारी से घुसता है, भले ही वो बिना इंटरेस्ट के घुस रहा हो, कोई उसकी ऐसी वो नहीं है कि हम जो है एग्रेशन करने जा रहे हैं, फिर भी भारत क्या कर देगा, एक्सटर्नल एग्रेशन घोषित कर सकता है और नेशनल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया सकता है, और आपके 20 और 21 को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट खत्म, यहाँ तक कि आर्टिकल 32 भी खत्म। और आर्टिकल 32 खत्म तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए एक बाईपास का मैंने प्रयोग बताया था, आर्टिकल 226 वाला, आर्टिकल 32 के लिए, ठीक है। फिर दूसरा वॉर, यहाँ पर तो सीधे घोषणा हो जा रही है युद्ध की, वॉर चालू हो जाए, मौलिक अधिकार आपके सब खत्म, सारे खत्म 20-21 को छोड़ के। और तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना, यानी कि आर्म, मतलब क्या होता है सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आर्म रिवोल्यूशन चालू हो जाए, सशस्त्र विद्रोह यानी कि सेना के द्वारा क्या किया जाए, विद्रोह कर दिया जाए, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवोल्यूशन हो जाए। ये 3 ही आधार हैं जिनके आधार पर आर्टिकल 19 को खत्म किया जा सकता है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये बात आई है कि आर्टिकल 19 को निम्न में से किस आधार पर खत्म किया जा सकता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रपति शासन या आपको ऑप्शन कैसे बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, दूसरा ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति शासन, तीसरा दे देगा सशस्त्र विद्रोह, और चौथे दे देगा कोरोना महामारी, ठीक है। तो उसमें क्या बताएंगे, सशस्त्र विद्रोह, आर्टिकल 19 केवल उसी आधार, इन 3 आधार पर ही आर्टिकल 19 खत्म हो सकता है, बाकी किसी आधार पर नहीं, ठीक है। पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले जो ये सशस्त्र विद्रोह था, ये क्या होता था, आंतरिक अशांति, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह की जगह जो
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 वाला, उससे पहले जो ये वर्ड था सशस्त्र विद्रोह, इस सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन से पहले, आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन से पहले वर्ड कौन सा यूज होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। ठीक, अब ये बताओ आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकती है। किसी ने पता चले कि यहाँ पर थोड़ी बहुत दंगा हो गया और सरकार उसको क्या कह देगी? आंतरिक अशांति। इसी आंतरिक अशांति का ही तो प्रयोग किया ना, किसने? इंदिरा गांधी जी ने। इसी आंतरिक अशांति का ही प्रयोग किया इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी घोषित करी, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 खत्म और आर्टिकल 19 भाई क्या कहा कि भाई आंतरिक अशांति हो गई, और उन्होंने राष्ट्रपति जी को फोन कर दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर दो, नेशनल इमरजेंसी की। और वो आंतरिक अशांति का उन्होंने आधार क्या लिया था? आधार लिया था कि उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, लोग जो हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी, जो चुनाव आने वाला था। और 1775 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको क्या कर दिया था? उनके जो है चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उनके ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया गया था चुनाव लड़ने से। कह दिया गया था कि आपने क्या किया, आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आई, और स्टे लाते ही उन्होंने तुरंत क्या किया? राष्ट्रपति को फोन किया और कहा कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, और राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और नेशनल इमरजेंसी में क्या है? आराम से लोकसभा बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक साल लोकसभा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 19 का आपके पास प्रयोग है, आपके पास आर्टिकल 19 का आपके पास क्या है? अधिकार है नहीं। और उसी समय जो जयप्रकाश नारायण वगैरह ये सब लालू प्रसाद यादव वगैरह सब उसी समय की पैदावार हैं, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव। उस समय तत्कालीन जितने बड़े नेता थे, ये सारे बड़े नेता जेल में पहुंच गए। भाई आर्टिकल 19 का आपके पास अधिकार नहीं है ना, और जब आपके पास आर्टिकल 19 का अधिकार नहीं है तो आप जो है कैसे आप अपने वाक और अव्यक्त का प्रयोग कर रहे हैं? आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट है वाक और अव्यक्ति। और क्या किया जाएगा जब सरकार के विरुद्ध, अब हमारे जो मोदी जी अगर लगा दें इमरजेंसी, तो आपका सपा का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अब ये बोल सकता है क्या? कुछ भी सरकार के विरुद्ध कोई भी बात कर सकता है क्या? ऐसे कोई भी सभा सम्मेलन हो सकते हैं क्या? नहीं। जितने बड़े उस समय के नेता थे सब जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और इंदिरा गांधी ने क्या किया? उसी का आधार बनाया कि ये आर्टिकल 19 का तो इनके पास अधिकार है नहीं, और नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आप एक जगह पे इकट्ठा वगैरह हो नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें कर नहीं सकते, सबको उठा के जेल में डाल दिया। जब उठा के जेल में डाल, सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे भी, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 32, चलो आर्टिकल 32 फिर भी चलो ठीक है, खुला हुआ है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो आप यही कहेंगे ना कि वाक और अव्यक्त के हमारे प्रयोग का, जो हमारे वाक और अव्यक्त का जो अधिकार है तो उसका प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? भैया तुम्हारे पास आर्टिकल 19 है कहाँ? आर्टिकल 19 तो नेशनल इमरजेंसी में खत्म हो गया ना। सारे बड़े नेता जेल में थे। जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो कमान किसने संभाली? सारे बड़े नेता जब जेल में थे तो कमान संभाली उस समय के छोटे नेताओं ने। और यही छोटे नेता कौन थे? यही सब अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इन सब जो है मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, सब उस समय के क्या थे? जो ये समय जो वाले नेता नहीं होते, आज फलाने भैया के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं हैं, आज फलाने महामंत्री जी के साथ फोटो खिंचाने का सौभाग्य मिला। एक हमारा एक मित्र है तो वो जो है वो हमेशा ऐसे ही सारे के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है, फलाने बड़े भैया की मुलाकात करने का अवसर मिला, ये वो। तो अभी जो पिछले बार हाँ आया था अखिलेश यादव, इससे पहले जब आए थे ना अखिलेश यादव तो आया था, तो एक वो और एक लड़का और था, उसको मिला हुआ था पानी वानी पिलाने का कार्य मिला हुआ था। तो वो जो है पानी वगैरह पिला रहा था और ऐसे करके जो है पानी पिला रहा, कुछ भी कह सकता है ना कि सर पानी ले लीजिए कुछ भी, और उतने में जो है उसके दोस्तों ने फोटो खींच ली। तो क्या डाल रहा है कि आगामी चुनाव की रणनीति तय करते हुए, ठीक है। और देखो, और जो एक मित्र है जो अपने आप को युवा नेता बताता है, वो ऐसे अखिलेश यादव खड़ा है और कम से कम 100 लोग खड़े हैं घेरा, वो ऐसे घुसा पड़ा है बिल्कुल, और फोटो खिंच गई उसकी। और क्या कह रहा है, वो भी डाले हुए है कि आज जो है अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने का अवसर मिला, भविष्य की रणनीति तैयार की गई। तो मायने का मतलब उन्होंने कहा ठीक है। तो चीज़ें क्या है, अब जैसे ये अब
नेता, युवा नेता, वैसे ही सब युवा नेता थे। आर्टिकल 19 का प्रयोग था नहीं, ये सब जेल में। अब जैसे ही सरकार, जैसे ही क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी समाप्त की घोषणा की गई, नए चुनाव हुए, मोरारजी देसाई की सरकार आई। अब ये सब पीड़ित थे, ये सब जेल में भर के खूब मारे गए थे। तो ये सब पीड़ित थे, भाई सब मारे गए जाएंगे ना जेल में भर के। अब तुम सरकार के विरोध में तो बातें कर रहे हो, मारे तो सब तगड़े से मारे गए थे। तो निकलते ही, पहले सरकार बनते ही पहला काम इन्होंने क्या किया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। भाई आंतरिक अशांति की तो कोई डिटेल परिभाषा नहीं हो सकती ना। आंतरिक अशांति को तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, कि आप सरकार के विरुद्ध आप बातें कर रहे हैं, आंतरिक अशांति। आप धरना ज्यादा उग्र तरीके से दे रहे हैं, अशांति। दंगे हो गए, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। और यही आंतरिक अशांति इन्होंने प्रयोग कर दिया इसी वर्ड का, कि जो राजनेता ही सरकार के विरुद्ध गतिविधियां कर रहे थे, उन्होंने कह दिया आंतरिक अशांति। अब सरकार, अरे यार एक बात बताओ, विरोधी पार्टी नहीं सरकार के खिलाफ बातें करती, बहुत सारी पार्टी ने सभी को अंदर कर दिया। जो सरकार के विरुद्ध बातें कर रहा है। अब मान लीजिए मोदी जी लगा दें नेशनल इमरजेंसी, सबको उठा के, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। भाई किसी ने भी अगर हल्का सा भी बोला कि प्रधानमंत्री जी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लो, कैसे बोल दिया तुम सरकार के विरुद्ध, चलो अंदर। अभी आप जो फेसबुक में खूब बड़े बड़े स्टेटस आप डालते हैं, तो आपकी वाक और विक्ट का ही तो प्रयोग है। ये सूचना का है। तुम जो स्टेटस जो फेसबुक में डालते हो कि जो है डेमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी डाउन हो गई, ये सूचना है। मतलब ये तुम लोगों को सूचना है देने का काम कर रहे हो। तुम सरकार को क्या कर रहे हो, सरकार की तुम जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों की आप आलोचना कर रहे हैं ना। वो आप अपने वाक और अव्यक्त का प्रयोग कर रहे हैं। लोग स्वतंत्र हैं सरकार की आलोचना करने के लिए, विपक्ष स्वतंत्र है सरकार की आलोचना करने के लिए। भाई जब तक सरकार की आलोचना करने वाला कोई नहीं होगा, तो सरकार को कैसे अपने दायित्वों का निर्वहन सरकार करेगी ढंग से, ठीक है। तो ये सारे अधिकार बना के सबको जेल में डाला गया। 19 खत्म, जैसे ही बाहर निकले इन्होंने क्या किया, तुरंत ही आंतरिक अशांति शब्द को हटाया, कि पता चले फिर से ना आ जाए इंदिरा गांधी जी और फिर से इन्हीं आधारों को ले ले आंतरिक अशांति। उसकी कोई स्पेशल परिभाषा तो है नहीं आंतरिक अशांति की, कि फिर से सबको जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई सरकार ने सबसे पहला काम क्या कर दिया, कि जो संशोधन लेके आई थी इंदिरा गांधी जी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जो संशोधन लेके आई थी, तो उसमें से अधिकांश संशोधनों को समाप्त कर दिया गया 44वें के द्वारा, अधिकांश को, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ तो चलते रहे, ठीक है। 42 को तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कह देते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इतने ज़्यादा संशोधन कराए, 42वें के द्वारा इतने ज़्यादा संशोधन किए, बिल्कुल एक लाइन लग गई संशोधनों की। उसमें बहुत सारे संशोधनों को 44 में खत्म कर दिया गया, जिसमें से एक काम ये भी किया गया कि कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह वर्ड यूज होगा आंतरिक अशांति की जगह। अब मुख्यमंत्री जी केवल फोन करके ना बोलेंगी राष्ट्रपति को कि लगा दो नेशनल इमरजेंसी, रिटर्न में लिख करके बाकायदा देंगी, और राष्ट्रपति के पास भी अब ये अधिकार होगा कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दे। अभी तक राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं था। पुनर्विचार क्या होता है, कुछ नहीं, फोन किया लगेगी, ठीक है। चलिए आर्टिकल 19 में ये सारी बातें हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। बाकी 20, 21, 22 की बातें करेंगे, लेकिन हो जाता कल ना हो पाएगी। कल तो अभी केवल हम 14 से 18 को ही प्रॉपर वे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 14 से 18 भी। देखिए सारा जो भी स्टूडेंट होगा वो 19 से लेकर 22 को पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है 23, 24 को भी लड़का पढ़ता है, ठीक। लेकिन स्टूडेंट नहीं पढ़ता है 33, 34, 35 को। स्टूडेंट नहीं पढ़ता है आर्टिकल 12 और 13 को। तो आपको फोकस ज़्यादा किस में करना। अब क्वेश्चन बनते हैं 12, 13 से जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो स्टूडेंट को लगता है ये आ कहाँ से गया, हकीकत बता रहा हूँ। और अब आज का जो ट्रेंड चल रहा है, वो अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनाता है तो 12 और 13 से बनाएगा, या फिर 33, 34, 35 से बनाएगा, या फिर ऐसे क्लॉजेस से 15, 16 से बहुत बनते हैं। मेन जैसे कि 17 है, 18 है, ये सब कोई पढ़ता है, ठीक। तो हम ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग लिख लेंगे, क्या है जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कोई नहीं पढ़ रहा, उसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बातें करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।